टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। आज के इस लेक्चर में हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे क्रोमोसोम भी कहा जाता है। गुणसूत्र होते क्या हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक में किस तरह से होते हैं, यूकैरियोट में किस तरीके से होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है और क्यों इन्हें जो है वंशागति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र नाम को समझ लेते हैं। देखिए, गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम भी कहते हैं, वैसे इसका मतलब जो है वो रंगीन संरचना है अगर आप इंग्लिश में देखो। लेकिन अगर हम इस गुणसूत्र से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सूत्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है, धागा। तो ये कैसी संरचना है, धागेनुमा संरचना होती है। गुण यहाँ पर ये क्या है, कैरी किए हुए होते हैं। इन पर क्या होते हैं, वो गुण उपस्थित होते हैं जो कि संतति में जाने होंगे पैतृक से। ठीक है, माता और पिता से वो गुण लेकर वो संतति में जाते हैं, तो इसीलिए ये वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये गुण किस रूप में उपस्थित होते हैं, जीन्स के रूप में उपस्थित होते हैं। जीन होता है जो कि वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है, वो इन गुणसूत्रों में उपस्थित होता है। और किस रूप में होते हैं ये डीएनए के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड, ये डीएनए जो होता है वो किन से मिलकर बना हुआ होता है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड का जो है लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख लीजिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इनके बीच में जो है बॉन्डिंग बनती हुई क्या बनती है, डीएनए बनकर आता है। इन डीएनए में ही ये जो जीन्स होते हैं जो कि गुणसूत्र में हमें देखने को मिलते हैं, और ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो गुणसूत्र हैं वो वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि उनमें वो जीन्स उपस्थित है, वो गुण उपस्थित है जो कि माता पिता से संतति में जाने हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जैसा हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो हमें विकसित रूप से देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के यानी केंद्रक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस गुणसूत्रों में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ये चीज क्लियर है यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्र की खोज किसने करी है, तो वो स्ट्रासबर्गर ने करी है। आपको ये ध्यान रखना है। गुणसूत्र नाम किसने दिया है, तो वोल्टेयर ने दिया है, ये हमें ध्यान रखना है। गुणसूत्र जो होते हैं वो क्षारीय रंजकों से रंग जाती है, इसीलिए ही हम इन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, रंगीन बॉडी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर यूकैरियोटिक जीवों की, यूकैरियोटिक जीव जिनमें हमारे क्या है, केंद्रक जो है वो विकसित रूप से देखने को मिलता है, तो केंद्रक में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें केंद्रक तो उपस्थित नहीं होता। ठीक है, विकसित नहीं होता। वहां पर क्या होता है, केंद्रकाय देखने को मिलता है, न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है, तो वो इसमें उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रहे, अगर पूछा जा रहा है यूकैरियोटिक की केस में तो गुणसूत्र कहां पर है, केंद्रक में है। अगर प्रोकैरियोट में पूछा जा रहा है तो वो केंद्रकाय यानी न्यूक्लियोइड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है, निश्चित आमाप और आकार हमें देखने को मिलता है, और एक निश्चित संख्या भी होती है। ये केंद्रक के अंदर जो है अदृश्य रूप से रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होता है तब हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं कि हाँ, इनका इस तरीके का आकार है, ये सामाप के होते हैं। वो भी कब देखते हैं हम, मेटाफेज जब आती है हमारी, तब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो, गुणसूत्र में दो मुख्य अवयव होते हैं। वैसे तो इसमें आरएनए भी हमें देखने को मिलता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो हमें आरएनए डीएनए देखने को मिलता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें जीन्स है जो क्या है, वंशागति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। उसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब यूकैरियोट में जब हम देखते हैं तो गुणसूत्र जो होता है वो बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लंबी धागेनुमा संरचना होती है, और केंद्रक जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। तो इतना बड़ा गुणसूत्र छोटे से केंद्रक में कैसे समाहित हो, इसके लिए क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स उत्तरदायी होती हैं। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, गुणसूत्र को जो है लपेट कर क्या करती हैं, बांध देती हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो ये क्या करती है, उसको बांध देती है, छोटी संरचना बना देती है, ताकि वो आसानी से जो है केंद्रक में जा सके। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स का ये काम हो गया, वो उसे बांधकर छोटा करेंगी, केंद्रक में आराम से समाहित करवा सकती है। तो ये दो मुख्य अवयव गुणसूत्र में देखने को मिलते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बहुत बार ये पूछा जाता है, तो कितनी होती है 46 होती है और 23 जोड़े के रूप में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और जो एक होता है वो एक्स और वाई वाला होता है या एक्स एक्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दो चीजें देखनी है हमें, एक तो समजात गुणसूत्र क्या है और असमजात गुणसूत्र क्या है। देखिए नाम से भी आप जान सकते हैं, सम यानी कि एक जैसे, असम यानी कि अलग अलग। तो अगर मैं बात करती हूँ समजात गुणसूत्र की, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं जिनका क्या है, जिनमें हमें समानता देखने को मिलती है। तो दो गुणसूत्र ऐसे जो कि समान होते हैं, इनमें उपस्थित जो जीन होंगे वो भी कैसे होंगे, एक दूसरे से समान होंगे। ठीक है, इनका आकार जो है वो भी हमें समान देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं असमजात गुणसूत्र की, तो असमजात गुणसूत्र कैसे होंगे कि भाई एक गुणसूत्र जो है वो तो कुछ ये इस तरीके से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा गुणसूत्र कैसा है, छोटा है, समान नहीं है यानी कि। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो कैसे हैं, समान है, तो ये समजात गुणसूत्र होते हैं। अब ये दोनों कैसे हैं, असमान है, असमजात गुणसूत्र, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करते हैं, ये जो एक आधा भाग होता है, ये वाला अगर मैं इससे बताऊं, तो ये वाला जो आधा भाग है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। क्या कहेंगे, अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है इसकी संरचना कैसी होती है वो देख लेते हैं और कौन कौन से इसमें क्षेत्र होते हैं। तो देखो गुणसूत्र की संरचना अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से ये होगी, और ये इसकी दूसरी भुजा। हमेशा क्या होता है गुणसूत्र में, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाली भुजाएं होती है वो छोटी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पी भुजा कहते हैं। और ये जो नीचे वाली भुजा होती है ये लंबी होती है, बड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यू भुजा कहते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आधा भाग होता है, ये वाला आधा भाग, अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बताऊं, तो ये वाला जो हमारा आधा भाग है ये वाला, ठीक है, इस आधे भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। गुणसूत्र का आधा भाग यानी अर्ध गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये वाला भाग। तो इस तरीके से कितने अर्ध गुणसूत्र हैं, इसमें दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का सिस्टर अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। अब ये जो दो अर्ध गुणसूत्र हैं हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जो है बीच में आकर जुड़े रहते हैं। इस मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, इस मध्य बिंदु को कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या कहेंगे, गुणसूत्र बिंदु, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ध्यान रहेगा। तो यही गुणसूत्र बिंदु होता है जहां पर जब कोशिका का विभाजन होता है तो तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। ठीक है, दो विपरीत ध्रुव से आते हैं तर्कु तंतु, और यहाँ पर आकर जो है वो इस प्रकार से जुड़ते हैं, और अर्ध गुणसूत्रों को जब एनाफेज आती है, पश्चावस्था आती है, तो अलग करते हैं और दो विपरीत ध्रुवों पर ले जाते हैं। इधर वाला इसको इधर ले जाएगा और इधर वाला इसको इधर ले जाता है। तो यही गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर वाला भाग होता है। काइनेटोकोर यहाँ पर उपस्थित होता है, जिस पर आकर वो तर्कु तंतु जुड़ते हैं और इन दोनों अर्ध गुणसूत्र को अलग करते हैं, दो विपरीत ध्रुव पर लेकर जाते हैं, जहां पर जो है संतति कोशिकाओं को ये बराबर रूप से मिल जाते हैं। ठीक है, अब अगर गुणसूत्र के ये जो आखिरी वाला भाग होता है, ये जो अंतखंड होता है, इसे अंतखंडी कहते हैं, टेलोमियर। ठीक है, ये आखिरी का भाग, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेलोमियर। टेलोमियर या फिर अंतखंड कहते हैं। इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। अगर ये यहाँ पर जो है उपस्थित होते हैं, तो टेलोमियर की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये क्या करते हैं, अब कई बार क्या होता है गुणसूत्र जो है होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्षतिग्रस्त गुणसूत्र जो है वो आपस में मिल ना जाए, उससे ये इसको बचाते हैं, ये खो ना जाए गुणसूत्र, उससे ये बचाते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमें देखने को मिलती है जब डीएनए का संश्लेषण होता है। वहां पर ये क्या करते हैं, जब आप ये डीएनए का संश्लेषण पढ़ोगे तब ये चीज हम वहां पर बताएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन के पढ़ेंगे तब भी, कि टेलोमेयर पर जो है एक एंजाइम की उपस्थिति होती है।
तो उस एंजाइम को क्या कहा जाता है? उस एंजाइम को कहा जाता है टेलोमरेज। क्या कहते हैं? टेलोमरेज एंजाइम। ये टेलोमरेज एंजाइम क्या होता है? जो डीएनए का आखिरी भाग होता है, ये जो यहाँ पर आखिरी भाग होता है, इस भाग का प्रतिकरण करने में जो है उसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। वहां पर क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता। जब प्रतिकरण समझेंगे तब हम देखेंगे, तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता, ये टेलोमरेज काम करता है। टेलोमरेज क्या करता है? इसके पास खुद का अपना आरएनए होता है, ये उससे क्या करता है? डीएनए को वहां पर बनाता है और जो रेप्लिकेशन है हमारा उसको पूरा करता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर समझ में आ गई। अब बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि गुणसूत्र का जो आमाप होता है, देखिए ढंग से समझिएगा, यहाँ पर आमाप पूछा जा रहा है, तो वो नापा जाता है जब वो मध्यावस्था में होता है, मेटाफेज पर होता है। जब क्या होता है? सारे क्रोमोसोम ये जो है ये बीच वाले यहाँ पर आकर एक दूसरे से यूं जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस समय को जो है गुणसूत्र का आमाप हमें देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे उसका आकार पूछा जा रहा है तो वो कब देखा जाता है? वो पश्चावस्था में देखा जाता है, यानी कि एनाफेज में देखा जाता है। ध्यान रहेगा, एनाफेज में आकार इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि तब क्या है, जो हमारे अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और उस समय क्या होता है? जो गुणसूत्र बिंदु होता है या प्राथमिक संकीर्णन जिसे कहेंगे, वो उसके आकार को निर्धारित करता है। तो बच्चा हमेशा ध्यान रहे, अगर आपसे गुणसूत्र का आमाप पूछा जा रहा है तो आपको वहां पर क्या है? मध्यावस्था देखनी है, और अगर आपसे गुणसूत्र का आकार पूछा जा रहा है तो आपको पश्चावस्था यानी कि एनाफेज देखनी है। ठीक है, अब देखो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर हम गुणसूत्र के कुछ प्रकार देख लेते हैं। बहुत बार आपसे यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए सबसे पहला प्रकार है अग्र बिंदु या अंतः केंद्रीय गुणसूत्र। इसमें क्या है? गुणसूत्र बिल्कुल अंतस्थ होता है। देखो अग्र बिंदु नाम से भी समझ लेना कि गुणसूत्र बिंदु जो होगा वो हमें क्या है? सबसे लास्ट में, सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंतः केंद्रीय दूसरी भुजा जो है वो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अग्र बिंदु का गुणसूत्र कैसा होता है? इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ एक ही भुजा है, दूसरी भुजा हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आता है अंतः केंद्र की गुणसूत्र। इसमें गुणसूत्र क्या है? सिरे के समीप होता है, यानी कि ये गुणसूत्र बिंदु है, ये हमारी दूसरी भुजा, और यहाँ पे छोटी सी ये भुजा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिरे के समीप हमें ये देखने को मिलता है इस तरीके से। वहीं अगर हम बात करते हैं उप मध्य केंद्र की गुणसूत्र की, तो इसमें क्या है? मध्य बिंदु से थोड़ा हटकर उपस्थित होता है, यानी कि ये मेरा गुणसूत्र बिंदु है, ये मेरी एक भुजा है, और ये यहाँ पर दूसरी भुजा इस तरह से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कैसा है? उपमध्य केंद्र की है। आखिरी में इसमें आता है मध्य केंद्र की, यानी गुणसूत्र बिंदु जो है वो बिल्कुल कैसा है? मध्य में हमें देखने को मिलता है। तो ये गुणसूत्र बिंदु है, ये मेरी एक भुजा है और ये मेरी दूसरी भुजा, इस तरीके से हो जाती है। तो बिल्कुल कैसा है? ये मध्य में हमें देखने को मिल जाता है। ध्यान रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं कैरियोटाइप या ईडियोग्राम की। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए कैरियोटाइप या ईडियोग्राम या कैरियोग्राम क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों को उनकी घटती लंबाई के अनुसार, किस अनुसार घटती, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा और आखिरी में सबसे छोटा हमें देखने को मिलता है। तो गुणसूत्रों को उनकी घटती लंबाई के अनुसार क्या है? व्यवस्थित करके एक चित्र बनाया जाता है, जिसे कैरियोटाइप कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला गुणसूत्र देखो सबसे बड़ा है और सबसे आखिरी में छोटे गुणसूत्र आते हैं, जो कि कौन से होते हैं? ह्यूमंस के केस में अगर हम देखते हैं, मानव में, मनुष्य में देखते हैं, तो वो कौन से होते हैं? XY क्रोमोसोम और XX क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चित्र जो होता है उनकी घटती लंबाई के अनुसार रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक गुणसूत्र की। तो हमेशा ध्यान रहे, यूकैरियोटिक गुणसूत्र जो होता है वो लंबा रेखीय सूत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये कैसा है? लंबा है। वैसे तो ये तो मैंने क्या है इसकी संरचना आपको बताया, आप इसको खोल कर देखोगे तो ये कैसा होता है? कुछ यूं लंबा जो है, यूं इसकी संरचना हमें ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है, लंबा रेखीय सूत्र के रूप में होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की बात करते हैं तो वो गुणसूत्र कैसा होता है? वलय के रूप में होता है। ठीक है, इस तरीके से रिंग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप बैक्टीरिया में देखते हो, जीवाणु में देखते हो, तो गुणसूत्र उसका कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे।
बहुत बार जो है प्रश्न ये पूछा जाता है यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रोमेटिन की। देखिए, यूक्रोमेटिन जो होता है गुणसूत्र का वो भाग है जो कि कम सघन होता है। कैसा होता है? कम सघन होता है, डेंसिटी वहां पर कम देखने को मिलती है। तो जैसे ये मेरा गुणसूत्र है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भाग होता है जो कि कम सघन होता है, इसे ही यूक्रोमेटिन कहते हैं। कम सघन है, ढीले रूप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर। अब ये कम सघन है, वहां पर मात्रा क्या है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, अच्छे से कसकर बंधे हुए नहीं है, ढीले रूप से बंधे हुए हैं, ये समझ के चलो, ठीक है। तो अगर मैं इसको रंग दूंगी तो इसका स्टेन हमें कैसा देखने को मिलेगा? हल्का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? हल्का, क्योंकि क्या है, सघन रूप से नहीं है ना, बहुत सारा भाग एक दूसरे से जुड़कर उपस्थित नहीं है, ढीला ढीला सा है। तो यहाँ पर रंग कैसा आएगा? हल्का रंग जो है वहां पर चढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ जीन की अभिव्यक्ति को लेकर, तो वो हमें यहाँ पर बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। जीन की अभिव्यक्ति यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ग्वानिन और साइटोसिन की, तो ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो यहाँ पर हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो अधिक मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रहे। वहीं अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करते हैं, तो हेट्रोक्रोमेटिन में हमेशा ध्यान रहे कि ये कैसे होते हैं? अधिक सघन होते हैं, ठीक है। कैसा भाग होता है? ये अधिक सघन होता है, यानी कि जो है एक दूसरे से बहुत कसकर जो है ये बंधे हुए होते हैं। अब बहुत अधिक कसकर बंधे हुए हैं, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर रंग कैसा चढ़ेगा? यहाँ पर जो स्टेन होता है वो कैसा चढ़ता है? वो गहरा चढ़ता है, ठीक है, गहरा हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं ये गुणसूत्र यहाँ पर बनाऊं, तो अगर इसकी बात करते हैं कि ये जो है हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग कौन सा होता है, तो एक तो ये जो है यहाँ पर हमें अंतस्थ भाग पर देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा जो ये बीच वाला भाग होता है यहाँ पर हमें हेट्रोक्रोमेटिन देखने को मिलता है, अधिक सघन होता है यहाँ पर गुणसूत्र, और जब हम उस पर रंग चढ़ाते हैं तो वो गहरा चढ़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जीन अभिव्यक्ति को लेकर, तो यहाँ पर जीन अभिव्यक्ति हमें देखने को जो है बहुत कम देखने को मिलती है, या फिर देखने को ही नहीं मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा हमें देखने को मिलता है, एटी जो होते हैं वो हमें यहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं। एटी का मतलब है एडेनिन और थाइमिन जो है वो हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। यूक्रोमेटिन में हमें ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा देखने को मिलते हैं। जीन की अभिव्यक्ति जो है वो यूक्रोमेटिन वाले भाग में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, हेट्रोक्रोमेटिन में कम होती है, ये चीजें हमेशा ध्यान रहे। आज के लेक्चर में इतना ही। गुणसूत्र का जितना भी बेसिक है वो आज हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप सो आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें गुणसूत्र के प्रकार के बारे में देखेंगे, ठीक है। गुणसूत्र के प्रकार जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं लैंप ब्रुश क्रोमोसोम क्या होता है, बी क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारा हम देखेंगे। उनकी खोज कैसे हुई, किन में वो पाए जाते हैं, वो सारा देखेंगे। तो अगला लेक्चर जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।